Good morning, students. Welcome to DSCJ Tele classes. Myself Neeraj Sharma, teacher from District Doda. In today's session, we will conclude this chapter 2 of 10th class political science, that is federalism. We discussed few things about federalism in the previous session, in which we discussed the meaning of federalism and the features of federalism. Here we will discuss the center-state relations, theory and practice of federalism in India, and we will also discuss and analyze the policies and politics that strengthen federalism in practice. राइट तो इन चीज़ों के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं इस सेशन में. अब हमको ये देखना है कि इंडिया को हम एक फेडरल कंट्री मानते हैं तो कैसे हम ये जस्टिफाई करते हैं. व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, राइट. सो लेट अस रिकॉल द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट मेड बाय बेल्जियम, जिसके बारे में हमने चैप्टर 1 में डिटेल में समझा. हालांकि बेल्जियम एक छोटा सी कंट्री है, हमारी हरियाणा की स्टेट के जितनी, राइट. तो वहाँ पे उनको एक उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया था वहाँ के डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को एकोमोडेट करना, और उन्होंने एकोमोडेट किया भी था. बट कंपैरेटिवली इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया इज़ ए वेरी डाइवर्स कंट्री, राइट. तो और बहुत बड़ा मुल्क है ये, पॉपुलेशन में भी, एरिया में भी और डाइवर्सिटीज़ में भी. यहाँ पे मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल लोग हैं, तो इन सभी को एकोमोडेट करना एक चैलेंज है. तो हम इस बारे में देखते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट यूज़ द टर्म फेडरेशन एंड इंस्टेड डिक्लेयर्ड इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. पहली चीज़ तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी फेडरेशन जो है वो नहीं बताया गया है इंडिया को, राइट. इंडिया को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स बताया गया है, और दिस यूनियन ऑफ स्टेट्स इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म, राइट. सो दिस जो यूनियन हमें बताया गया है वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स पे आधारित है. अदरवाइज फेडरेशन हमें नहीं बताया गया है. एज ऑल द फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो भी फीचर्स हमने इसके समझे फेडरलिज्म के, वो सभी एप्लीकेबल हैं जो हैं इंडियन स्ट्रक्चर में, राइट. एंड दैट इज़ वाई वी क्लेम दैट इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री. लेट अस अंडरस्टैंड इट इन डिटेल. हमने फेडरलिज्म में ये समझा कि फेडरलिज्म में डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, वहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर्स होती है. तो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इस चीज़ को रिलेट करते हैं तो यहाँ पे भी हमको ये देखने को मिलता है. देयर इज़ ए प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एमंग द different levels. Let us understand. The Constitution provided a threefold distribution of legislative powers between union government and state governments. देखिए हमारे यहाँ पे एक यूनियन गवर्नमेंट है जो पूरी एंटायर कंट्री को देख रही है, राइट. फिर 28 स्टेट्स में 28 अलग अलग गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं जो अपने अपने रेस्पेक्टिव सिटीजन्स के पॉलिसीज़, उनकी वेलफेयर के हिसाब से पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स बना रही हैं, राइट. तो एक कॉन्स्टिट्यूशन ने एक 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स यहाँ पे दी है. इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ provided a 3-fold distribution of legislative powers, right. So there are 3 lists. तो यहाँ पे 3 लिस्ट्स हैं. पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही डिसीजंस ले सकती है, राइट. वो टोटल उनके डिस्पोजल पे है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं. देन देयर इज़ अनदर लिस्ट दैट इज़ स्टेट लिस्ट. तो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी स्टेट्स के पास है कि उनको कैसे वो लेजिस्लेट करेंगे, उनके ऊपर कोई नए लॉज लाएंगे, वो उनके डिस्पोजल पे है, और उनको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे. दैट इज़ देयर हेडेक ओनली. द सेंटर कैन नॉट इंटरफेयर देम.
राइट। एंड थर्ड इज़ द कॉन्करेंट लिस्ट। ये इस लिस्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट या ज़रूरत क्यों पड़ी? बिकॉज आप देखें कि अगर डाइवर्सिटीज़ हैं डिफरेंट रीजन के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, लैंग्वेजेस के बेसिस पे, तो सभी को एकोमोडेट करना है। तो फेडरलिज्म उसी चीज़ के लिए जाना जाता है कि टू एकोमोडेट एंड कीप द regions intact with the Union of India, right? And that is why these provisions have been incorporated in the Constitution of India. So keeping in view the main objective of this federal structure, हम ये देख रहे हैं कि उसमें क्या अरेंजमेंट्स हैं। तो पहला अरेंजमेंट यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है यूनियन और स्टेट में। तो 3 लिस्ट हैं, 3 लिस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। जो यूनियन लिस्ट है उसमें डिफेंस है, बैंकिंग है, करेंसी है, फॉरेन अफेयर्स है, कम्युनिकेशन एट्सेट्रा, बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स हैं जो आप आने वाली क्लासेस में भी समझोगे। अभी आपको बेसिक एक स्ट्रक्चर को समझना है। देन द सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट आर पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एट्सेट्रा। इन कॉन्करेंट लिस्ट there are subjects like education, forest, trade, marriage, adoption, succession etc. तो यहाँ पे जो यूनियन लिस्ट है उसमें वो उनकी ज्यूरिस्डिक्शन वाले सब्जेक्ट्स हैं, उनमें वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। सिमिलरली स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट्स कॉम्पिटेंट हैं, उनकी ज्यूरिस्डिक्शन में है वो सब्जेक्ट्स। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं वो उनकी ज्यूरिस्डिक्शन में हैं, दे आर जो इक्वली कॉम्पिटेंट टू लेजिस्लेट और एग्जीक्यूट ऑन दीज सब्जेक्ट्स, राइट। बट हम एक चीज़ समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि किस क्राइटेरिया के बिना पे इन सब्जेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है इन 3 लिस्ट में। आई मीन टू से कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, उनकी क्या विशेषता है जो यूनियन लिस्ट में है, फिर वो कौन से सब्जेक्ट है उनकी क्या विशेषता है जो स्टेट लिस्ट में है या कॉन्करेंट लिस्ट में हैं। सो द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट आर ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। तो ज़्यादातर जो है सब्जेक्ट्स जो यूनियन लिस्ट में हैं उनको अगर आप देखेंगे, जैसे डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, ये यूनियन लिस्ट में क्यों रखे गए हैं? बिकॉज़ ये सभी सब्जेक्ट जो हैं ये नेशनल लेवल की इनकी इम्पोर्टेंस है, राइट। आर्मी जो है दैट इज़ मेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। तो पूरे भारत की रक्षा का क्वेश्चन है वहाँ पे, किसी एक स्टेट को वो सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, दैट इज़ वाई उनकी इम्पोर्टेंस नेशनल लेवल की है। सो द आर्मी हैज़ बीन केप्ट इन यूनियन लिस्ट। सिमिलरली करेंसी है, तो ऐसा नहीं कि भारत के एक कोने में एक तरीके के करेंसी होगी और दूसरी स्टेट में दूसरी करेंसी होगी, ऐसा भी नहीं हो सकता है, राइट। इसलिए वो भी एक नेशनल इम्पोर्टेंस का सब्जेक्ट है, दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन केप्ट इन यूनियन लिस्ट। सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव ए यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। और ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं इनमें एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ये इनमें अलग अलग जो है वो डिस्पैरिटी नहीं हो सकती है। द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट और लोकल इम्पॉर्टेंस आर इंक्लूडेड इन स्टेट लिस्ट। फिर जो सब्जेक्ट्स आपने देखे स्टेट में, स्टेट लिस्ट में, वो स्टेट लेवल की उनकी इम्पोर्टेंस है। जैसे उसमें आपने एग्रीकल्चर देखा, अब एग्रीकल्चर जो है वो यूनियन लिस्ट में नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि हर स्टेट का अपना एक डिफरेंट सॉइल होगी वहाँ की, वहाँ का क्लाइमेट अलग होगा, तो वहाँ की क्रॉप्स अलग होंगी, वो मैनेज ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से कर सकती है कंपैरेटिवली टू यूनियन गवर्नमेंट, राइट। दैट इज़ वाई दैट सच सब्जेक्ट्स आर kept in state list. Then the subjects of common interest to both the union and states have been included in concurrent list. तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन में स्टेट गवर्नमेंट भी लेजिस्लेट कर सकती है, नई पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम लेके आ सकती है,
और उससे यूनियन गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यूनियन गवर्नमेंट में उसमें अगर कोई और बेहतर मॉडिफिकेशंस या चेंजेस लाना चाहे तो वो भी ला सकते हैं, उनको भी कोई रोकने वाला नहीं है। सो सच सब्जेक्ट्स हैव बीन केप्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट। और दिस डिवीजन ऑफ पावर्स जो है ये क्या काम करती है कि इसकी वजह से एरियाज़ डिफाइंड हो जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट के, जिसके चलते फिर कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस जो हैं वो नहीं रहते हैं, राइट। तो जो फेडरलिज्म के बेसिक फीचर्स हैं कि जो हमारा इंडिया है दैट इज़ ए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, तो ये कामयाब हो जाता है डिफरेंट रीजन्स को या एथनिक डाइवर्सिटीज़ को इंटैक्ट रखने में, राइट। अब यहाँ पे हमने 3 लिस्ट पढ़ी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ना तो यूनियन लिस्ट में हैं, ना स्टेट लिस्ट में हैं और ना कॉन्करेंट लिस्ट में हैं, तो उनको कहते हैं हम रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स, रेजिड्यूरी जो चीज़ें रह गई, राइट। तो वो कौन, उसमें कौन किसकी ज्यूरिसडिक्शन में है ये समझना ज़रूरी है। द सब्जेक्ट्स that do not fall in any of the 3 lists are the subjects like computer software that came up after the constitution was made। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बाई 1950 एनफोर्स भी हो चुका था, तो उस वक़्त कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उस वक़्त आई नहीं थी, राइट। जैसे इंटरनेट है, कंप्यूटर है, तो इसको कौन कंट्रोल करेगा। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो किसी भी लिस्ट में नहीं है किसी कारण से, वो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स हैं और उनमें यूनियन गवर्नमेंट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे ही रखे गए हैं, राइट। पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, ये तो एरियाज डिफाइन हो गए कि किसकी ज्यूरिसडिक्शन में कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स पावर शेयरिंग करने के कैसे करते हैं, क्या प्रोविजंस हैं। इट्स नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी अब ये प्रोविजंस दे दिए कि यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। अब ये इतना इजी नहीं है कि कोई यूनियन गवर्नमेंट जो है वो स्टेट का कोई इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके उस सब्जेक्ट को अपनी लिस्ट में ले ले, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसके लिए एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर रखा गया है। द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज दिस अरेंजमेंट ऑन इट्स ओन। इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर्स, द स्टेट हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स मेक अ डिसीजन। तो फिलहाल तो अगर उनको कॉन्स्टिट्यूशनली कोई मॉडिफिकेशंस करनी है, राइट, अमेंडमेंट करनी है, तो दे नीड अ फुल फ्लेज support from both the houses of parliament, and then 50% states of India they should also support that bill, then the modifications can be made, right। और अगर कहीं किसी कारणवश डिस्प्यूट हो भी गया तो हमारे कोर्ट्स जो हैं वो हमने पहले पढ़ा वो एक अंपायर की तरह हैं, तो वो डिसीजंस दे सकते हैं और कोर्ट का डिसीजन फाइनल डिसीजन है, राइट। इंडिया इज़ ए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ये हमने लास्ट सेशन में भी समझा। कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स डू नॉट हैव इक्वल आर आइडेंटिकल पावर्स। कुछ फीचर्स हमने जो कहे कि जो फेडरलिज्म के जो फीचर्स हैं वो सूट करते हैं इंडियन सिस्टम में, राइट। तो वहाँ पे पहला जो हमें आइडेंटिटी मिलती है या सिमिलैरिटी मिलती है वो क्या है, वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनकी इक्वल पावर्स नहीं है, राइट। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं यहाँ पे जिनको स्पेशल स्टेटस है और यूटीज़ हैं यहाँ पे, वो भी जो है प्रोविंशियल यूनिट्स कह लीजिए हैं, तो उनके पास पावर्स नहीं हैं, दे आर एट द डिस्पोजल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। Some states enjoy special status within the Constitution of India. Nagaland and Assam have some special constitutional provisions in their favor. तो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स अभी भी उनको स्पेशल स्टेटस है, जम्मू कश्मीर को भी स्पेशल स्टेटस था, अभी नहीं है, राइट। बट यहाँ से ये चीज़ सामने आती है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट हैं वो उनकी पावर्स जो हैं वो इक्वल और आइडेंटिकल नहीं हैं, राइट।
यहाँ से हम क्या जनरलाइज करते हैं कि द 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया में भी 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट, दैट इज़ म्यूनसिपलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिनको हम कहते हैं, और पंचायत्स, राइट। एंड ईच लेवल हैविंग इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यूरिसडिक्शन स्पेसिफाइड हैं। अनइक्वल पावर्स अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स टू सेटल डिस्प्यूट्स, ये सभी चीज़ें इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं। जब हमने फेडरलिज्म के फीचर्स पढ़े थे तो वहाँ पे यही चीज़ें थी, राइट। तो ये सभी चीज़ें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमें मिलती हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री। नाउ लेट अस एनालाइज कि प्रैक्टिस में फेडरलिज्म कैसा है इंडिया में। प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, mere constitutional provisions are not sufficient for the success of the federalism in India। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस होना ही जो है वही सब कुछ नहीं है। इन रियलिटी इन प्रैक्टिस क्या होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेवरल अदर फैक्टर्स सच एज रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर एंश्योर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म। तो इंडिया में इतनी डाइवर्सिटीज़ थी, अगर वो डिफरेंट ग्रुप्स आपस में इकट्ठा रहना ही नहीं चाहते, राइट, तो फिर ये प्रोविजंस फेल हो जाते, फिर प्रोविजंस काम नहीं करते। तो ये क्रेडिट हम डिफरेंट जो यहाँ पे सोशल ग्रुप्स हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, हम उनको भी देंगे कि देयर रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। तो हम आज भी प्राउड से कहते हैं कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, ये मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंगुअल स्टेट है, राइट। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी दुनिया के किसी भी नेशन में आपको नहीं मिलेंगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉलरेंस है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी बहुत सूटेबल हैं, बट वो अकेले काम नहीं करते अगर ये लोगों के अंदर ये रिस्पेक्ट नहीं होती डाइवर्सिटी के लिए। एंड डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर, तो इकट्ठा रहने की उनकी अपनी चाहत, ये भी राज हैं फेडरलिज्म को यहाँ पे कामयाब करने के। लेट अस सी हाउ। अभी आप लिंग्विस्टिक स्टेट्स की हम बात करें, वो स्टेट्स जो लैंग्वेजेस के बिना पे उनका वो बनी। तो अगर आप 1947 के पॉलिटिकल मैप को और आज के पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया को आपस में कंपेयर करोगे तो यू विल ऑब्जर्व द फॉलोइंग थिंग्स। Initially there were 14 states and 6 UTs and nowadays अगर आप देखो तो आज क्या है 28 states, 9 यूनियन टेरिटरीज़। तो इतनी ज़्यादा चेंजेस आ गई, इतनी स्टेट्स बढ़ गई। Many old states had vanished and many new states have been created। ठीक है जी, पुरानी कुछ ऐसी स्टेट्स थी जो ख़त्म हो गई। बॉम्बे था, गुजरात और महाराष्ट्र उसी में था, उसका नाम था बॉम्बे, राइट। अभी बॉम्बे का कोई नाम नहीं है, तो गुजरात अलग से स्टेट है, महाराष्ट्र अलग से स्टेट है। एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड। तो बहुत इधर का उधर हुआ है। वो क्यों किया है ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी कि कहीं पे एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग इकट्ठा रहना चाहते थे, कहीं पे एक कल्चर के लोग इकट्ठा रहना चाहते थे, राइट। Some states were created on linguistic lines, such as Andhra Pradesh for Telugu speaking, Tamil Nadu for Tamil speaking people, and some were created to recognize differences based on culture, ethnicity or geography, such as Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand। अब सिर्फ लैंग्वेजेस के बिना पे ही जो है वो स्टेट्स नहीं बनी, कल्चर के हिसाब से भी स्टेट्स को बनाया गया। आप देखिए उत्तराखंड को यूपी से अलग किया गया, और अगर आप देखोगे तो पूरा यूपी जो है वो पूरा प्लेन है और उत्तराखंड जो है वो पहाड़ियाँ हैं। उसकी ज़्यादा जो क्लाइमेटिक कंडीशंस या कल्चरल जो उनकी हेरिटेज है दैट इज़ क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ हिमाचल प्रदेश, राइट। तो फिर इस बेसिस पे कि उनकी बहुत सारी डिसिमिलरिटीज़ थी यूपी में, तो उनको अलग से स्टेट का जो है वो दर्जा मिला।
So that is how different cultures, languages have been given place and importance, right? देन द नेक्स्ट इज़ इन दिस फील्ड हम देखेंगे लैंग्वेज पॉलिसी में अब जो है वो फेडरलिज्म कैसे रहा. इट वाज द सेकंड मेजर टेस्ट ऑफ इंडियन फेडरेशन. आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज. तो अगर हम बात करें श्रीलंका की, जो हमने चैप्टर 1 में समझा, वहाँ पे दो कम्युनिटीज़ थी, सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी एंड तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी. तो उनके कन्फ्लिक्ट में जो है तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी को जो है उनको इग्नोर किया गया और सिन्हाला लैंग्वेज को वहाँ की नेशनल लैंग्वेज बना दिया गया, राइट. बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ. इंडिया ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया, राइट. उन्होंने क्या किया, हिंदी वाज डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज. हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया और हिंदी के अलावा, बट हिंदी की प्रॉब्लम ये थी कि ओनली 40% लोगों की ये मदर टंग थी, राइट, इन इंडिया. तो फिर बाकी के 60% को उन्होंने देखा तो वो लोग तो इस फेवर में नहीं थे, इसलिए कोई यूनिलेटरल डिसीजन नहीं लिया गया कि हिंदी को यहाँ पे हम नेशनल लैंग्वेज बनाएं. तो उन्होंने बाकी लैंग्वेजेस को भी सेफगार्ड करना चाहा और हिंदी को सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया. Besides Hindi, there are 21 more languages recognized as the scheduled languages. तो हमारे 8th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन के 22 लैंग्वेजेस हैं, जिनमें हिंदी भी है और 21 दूसरी भी लैंग्वेजेस हैं. तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि हमने श्रीलंका की तरह की गलती नहीं की. हमने सभी लैंग्वेजेस को एक मान्यता दी और लैंग्वेज का इशू जो है बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट है, क्रूशियल हो सकता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग इसीलिए हुआ था कि उनकी लैंग्वेज को वो मान्यता नहीं देते थे, राइट. तो हमारा एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन थी. हमने इन सभी चीज़ों को देखा कि हमको डिफरेंट रीजन्स को, डिफरेंट कल्चर्स को इंटैक्ट रखना है अपने साथ. दैट्स वाई वी मैनेज एंड एकोमोडेटेड देम वेरी इंटेलिजेंटली एंड एफिशिएंटली. Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. तो हिंदी का यूज़ जो है उसको स्प्रेड भी करना था, हिंदी को भी बचाना है. बहुत इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज हमारी है, ऑफिशियल लैंग्वेज भी है. तो लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जैसा श्रीलंका में हो गया कि उसको नेशनल लैंग्वेज बना दो, उससे चाहे बाकी लोगों को खुशी हो या प्रॉब्लम हो, तो वो कंसिडरेशन में लेना ज़रूरी है. देन लेट अस एनालाइज द सेंटर स्टेट रिलेशंस. द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर डिपेंड ऑन हाउ लॉन्ग द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दीज अरेंजमेंट्स. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं, बट डिपेंड करता है कि इन प्रोविजंस को या इन अरेंजमेंट्स को जो रूलिंग पार्टीज़ हैं क्या वो उनके ऊपर चलती हैं या नहीं. तो अगर वो उनको फॉलो नहीं करेंगे तो वो सिर्फ प्रोविजंस ही रह जाएंगे. रूलिंग पार्टी इसमें दो तरह की सिचुएशन आती है, राइट. एक वो है कि रूलिंग पार्टी सेम एट सेंटर एंड स्टेट लेवल. जब सेंटर में कोई एक पार्टिकुलर पार्टी जो है वो रूल कर रही हो और वही पार्टी जो है स्टेट लेवल में भी हो, तो वहाँ पे जो है ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, बिकॉज़ वो एक ही पार्टी होगी, उनकी एक ही तरह की आइडियोलॉजी होगी, उनके पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स जो होंगे वो सेम और सिमिलर होंगे. तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस नहीं है. बट प्रॉब्लम तब है जब रूलिंग पार्टीज़ डिफरेंट हो सेंटर में और स्टेट में. तो शुरू में ऐसा हुआ कि जो यूनियन या जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी थी उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ. तो मिसयूज़ किया कहीं ना कहीं पावर का. बट फिर 1990 से जो ट्रेंड चेंज हुआ, कोएलिशन गवर्नमेंट का ट्रेंड. कोएलिशन गवर्नमेंट्स इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट. तो कोएलिशन गवर्नमेंट्स चली 1990 से 2014 तक आपने देखा.
तो उसमें बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही स्टेबल नहीं होती थी, तो वो किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन करते, और अगर करते तो उनको ये भी अंदाज़ा होता था कि ऐसा ना हो कहीं से कोई दल हमें सपोर्ट विड्रा कर ले और सरकार गिर जाए। तो यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ी, और इससे जो है फेडरल सिस्टम जो है वो स्ट्रेंथन हुआ। A Supreme Court judgment made it for the central government to dismiss state government in an arbitrary manner. तो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट ने भी जो है इस रिलेशन को और स्ट्रेंथन किया, जब उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा कि वो डिसमिस नहीं कर सकते हैं आर्बिट्रेरी ढंग से किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को, राइट। सो सेंटर स्टेट रिलेशन जो हैं वो स्ट्रेंथन हुए कोएलिशन गवर्नमेंट्स की वजह से, एक सूटेबल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स की वजह से, और फिर कोर्ट की जो डायरेक्शंस थी कि आप आर्बिट्रेरी ढंग से किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकते, राइट। अब हम समझते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया कि सिंस फेडरलिज्म जो है उसमें 2 और 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं, तो हम देखते हैं कि किस लेवल तक कितनी पावर्स को जो है वो डिसेंट्रलाइज किया गया है। इंडिया बीइंग अ वेरी वास्ट कंट्री कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू 2 tiers एज मैनी ऑफ सम स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज सम यूरोपियन कंट्रीज, राइट। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो ये कोई बेल्जियम की तरह छोटी सी कंट्री तो है नहीं। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, यूनियन गवर्नमेंट काम कर रही है, बट स्टेट्स में भी इंटीरियर में जाके गाँव में कोई ऐसी समस्या होगी जो स्टेट गवर्नमेंट की नोटिस में नहीं आ सकती है, राइट। इतना वास्ट है एरिया, तो इसलिए इतने बड़े नेशन को जो है इसमें सही ढंग से काम करने के लिए 2 टीयर्स काफ़ी नहीं थे, इसलिए एक 3rd टीयर दैट इज़ द लोकल गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। इन 1992 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक ए 3rd टीयर मोर स्ट्रॉन्ग एंड इफ़ेक्टिव। तो 1992 तक जो था वो गवर्नमेंट के मर्सी के ऊपर था कि वो कभी इलेक्शन करवाते थे कभी नहीं करवाते, बट 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स लाई गई और इस 3rd टीयर को और स्ट्रांग किया गया। कैसे? नाउ इट वाज मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस। तो अब ये स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया था कि आपको रेगुलर इलेक्शंस जो हैं वो करवाने हैं लोकल गवर्नमेंट्स के लिए, म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत्स के। स्टेट इलेक्शंस कमीशंस वर क्रिएटेड। तो हर स्टेट में ऑन द लाइंस ऑफ जैसे एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसी तरीके से स्टेट इलेक्शन कमीशंस बनाए गए। रिजर्वेशंस वर मेड मैंडेटरी टू SCs, STs एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड फॉर वुमेन आल्सो इन दीज लोकल गवर्नमेंट्स, म्यूनसिपैलिटीज़ एंड पंचायत्स, राइट। तो आज आप देखेंगे कि हर जगह पे पंचायत्स हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और उनकी अपनी ज्यूरिसडिक्शन है, उनको भी किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है हर वक्त, राइट। सिर्फ उनके पास अभी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, वो उनको स्टेट गवर्नमेंट्स के डिस्पोजल पे है कि आपने उनको फंडिंग करनी है, और कुछ फंडिंग उनको सेंटर से भी आती है जहाँ से वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ अपने अपने रेस्पेक्टिव रीजन्स में करवाते हैं। तो इस तरीके से पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया गया है लोअर लेवल तक, राइट। तो इसमें जो क्रेडिट है वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को तो देंगे ही देंगे, बट फिर जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी इंटेलिजेंटली अगर काम करें तो और स्मूथ ढंग से काम हो सकते हैं। सो व्हाट वी जनरलाइज हेयर दैट इंडिया इज़ ए होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, राइट। एकोमोडेशन यहाँ पे करनी है डिफरेंट एथनिक डाइवर्सिटीज़ की, ताकि हर रीजन को, हर कल्चर को जो है वो हम होल्ड कर सकें अपने साथ। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया ए यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नॉट ए फेडरेशन, राइट। द यूनियन ऑफ इंडिया इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। Coalition governments strengthened center-state relations. Federalism helped to decentralize powers among 3 tiers of government. तो ये जो फेडरल सिस्टम है इसकी वजह से
हम इस वक्त हमारे जो 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, तीनों फुली जो हैं फंक्शनल हैं, काम कर रहे हैं, राइट। देयर आर अबाउट 36 लाख elected representatives in the panchayats and municipalities all over India. This number is bigger than the population of many countries in the world, right? तो 36 लाख elected representatives हैं भारत में, म्यूनसिपलिटीज़ में और पंचायत में लेके। तो ये पॉपुलेशन जो है कई कंट्रीज़ की पॉपुलेशन से ज़्यादा की पॉपुलेशन है। बट फ्रॉम हियर यू कैन रियलाइज़ दैट हमने जो पावर शेयरिंग है या डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है उसको किस लेवल तक ले लिया है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस फेडरलिज्म। थैंक यू वेरी मच।